हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो को फ़ायदा मिल सके। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ए बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट इट्स लेंथ। यूडीएल लोड जो है वो लग रहा है, एक बीम है उसके ऊपर उसकी पूरी लेंथ पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल बी द स्ट्रेन एनर्जी बी मैक्सिमम। किस में स्ट्रेन एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी? कैंटिलीवर में, फिक्स बीम में, सिंपली स्पॉटर बीम में या फिर प्रॉपर कैंटिलीवर में? तो मैक्सिमम जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो कैंटिलीवर बीम में होगी। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं वो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो रिस्क मत लेना, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए। वीडियो में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ कॉनिकली बार। कॉनिकल बार जो होती है उसका रेशियो जो होता है ड्यू टू इट्स ओन वेट एंड दैट ऑफ प्रिज्मेटिक बार ऑफ सेम लेंथ इज, क्या होता है? तो 1/3 जो होता है वो रेशो होता है 1, हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रीडिंग टेकन ऑन स्टेशन। जो रीडिंग जो होती है स्टेशन पर ली जाती है लेवल के द्वारा, हुज एलिवेशन इज नाउन। उसकी एलिवेशन हमें पता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको बोलेंगे? जिसकी एलिवेशन पता होती है वो बैक साइड होती है, फोर्थ साइड नहीं होती है, ये भी नहीं होती है, वो बैक साइड होती है। ये जो बैक साइड होती है ये फर्स्ट स्टाफ रीडिंग होती है, जो कि सर्वेयर के द्वारा ली जाती है जब वो इंस्ट्रूमेंट को, लेवल इंस्ट्रूमेंट जो होता है सेटअप कर लेता है। तो फर्स्ट रीडिंग यही होती है, लास्ट रीडिंग जो होती है ये फोर्थ साइड वाली होती है। तो ये पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, तो बाय अप्रोक्सीमेट मेथड द computation of any component at the same time of sudden drawdown condition the weight is considered as। weight जो होता है उसको कितना कंसीडर करते हैं हम? तो सैचुरेटेड यूनिट वेट जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल जो होता है बैंक या फिर जो बिग ऑफिस होता है उसके लिए आर। एक्सेप्टेबल नॉइज लिमिट जो होती है, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? सो एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल की अगर हम बात करें, बैंक एंड जो बड़े बड़े ऑफिस वगैरह होते हैं उसके लिए 50 से 60 डेसिबल होती है। ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सेकंड बिल्कुल सही आंसर, एक्सेप्टेबल लिमिट यही होती है। उसके बाद देखिए, सेपरेशन ऑफ फ्लो, फ्लूइड फ्लो। सेपरेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो इज काउज्ड बाय, किसकी वजह से देखने को मिलता है, कौन सा कारण होता है? तो वो प्रेजेंस ऑफ एडवर्ड्स प्रेशर ग्रेडिंग जो होता है इसकी वजह से देखने को मिलता है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला देखिए, द कोर पीरियड ऑफ फॉर ए रावी क्रॉप इज। कोर पीरियड जो होता है रावी क्रॉप के लिए वो कितना हफ्तों का होता है? 4, 3, 2, 5, कितने हफ्तों का होता है? एक हमारे पास रावी क्रॉप होती है, एक खरीफ क्रॉप होती है। तो दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई किसके लिए जो क्रॉप पीरियड होता है वो कितना कितना होता है। अगर हम रावी क्रॉप की बात करें तो इसके लिए 4 हफ्तों का होता है, और खरीफ क्रॉप की बात करें 2 से 3 हफ्तों का होता है। इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसको आप याद रखिए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, क्योंकि आपको पता है कि इरिगेशन से क्वेश्चन लिया गया, तो इरिगेशन से क्वेश्चन जो होते पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, रिस्की भी होते हैं, आने के चांसेस होते हैं उनके। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ ए टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर शुड नॉट एक्सीड 350। प्योर टेंशन के लिए 400 होता है, जो यहाँ पर प्योर टेंशन लगती है वहाँ के लिए 400 हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द परमिसिबल लिमिट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर टू बी सप्लाइड इन हाउस शुड बी। कितनी होती है परमिसिबल लिमिट जो होती है BOD की, जो कि हाउस के लिए सप्लाई की जाती है, तो वो 0 होनी चाहिए। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर
हो जाएगा। देखिए बी और डी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अभी ऐसे पूछा गया, हो सकता है कि आपको जो, वैसे ये वाटर सप्लाई का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आपको वैल्यू जो है वो याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वैल्यू आपको याद होगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइज एंड फॉल अलोंग द रोड इज नाउन एज। राइज एंड जो फॉल होता है अलोंग द रोड, उसको क्या बोलते हैं? सुपर एलिवेशन, स्लोप, कैम्बर या फिर स्लोप? तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइज एंड फॉल जो होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लोप। हमारा सेकंड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन परफॉर्म बेटर ऑन डक्टिलिटी क्राइटेरिया। इन चारों में से कौन सा है जो कि बेटर परफॉर्म करता है डक्टिलिटी क्राइटेरिया जो होता है उसके ऊपर? तो डक्टिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो होता है वो बेटर परफॉर्म करता है। ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टाइलर स्टेबिलिटी चार्ट आर बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेस यूजिंग। टाइलर स्टेबिलिटी चार्ट जो होता है वो बेस्ड होता है ऑन टोटल स्ट्रेस यूजिंग फ्रिक्शन सर्कल मेथड। फ्रिक्शन सर्कल मेथड को यूज करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन बी पास ए गिवन पॉइंट ऑन ए लेन ड्यूरिंग 1 आवर विदाउट क्रिएटिंग अनरीजनेबल डिले इज नाउन एज। अनरीजनेबल डिले जो होती है उसको हम प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोलते हैं। प्रैक्टिकल, देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर जो है छिपा हुआ है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द नॉइज पोल्यूशन विच प्रोड्यूस पेन इन हार्ट। नॉइज पोल्यूशन है जो कि आपको दर्द दे रहा है हार्ट में, एंड नैरोइंग ऑफ आर्टेरियल कम्स अंडर फॉलोइंग इफेक्ट। किस इफेक्ट की वजह से? तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। देखिए पोल्यूशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप देखेंगे कि सिलेबस जो आपका होता है उसमें भी जो पोल्यूशन होता है उसका चैप्टर जो होता है वो इंक्लूड होता है। तो पोल्यूशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आपको, तो याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टर्बिडिटी इन वाटर इज ड्यू टू। टर्बिडिटी जो होती है पानी में वो किस वजह से होती है? चार ऑप्शन है हमारे पास, किस वजह से टर्बिडिटी आपको पानी में देखने को मिलती है? तो क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल जो होते हैं उसकी वजह से आपको टर्बिडिटी पानी में देखने को मिलती है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू। सॉइल जो है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है? तो सॉइल को 18 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो कौन कौन से ग्रुप है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो देखिए ये 8 जो ग्रुप हैं वो कोर्स ग्रेन के हैं, एंड जो 9 हैं ग्रुप हैं वो फाइन ग्रेन के हैं। कितने हो गए? 8 16 17 हो गए, 18 का है तो एक जो है वो पीट ग्रुप का है। तो हो गए हमारे पास टोटल 18 ग्रुप के। तो इसको आप याद रखिए, कोर्स फाइन एंड पीट, तीन ही ग्रुप हमारे पास आ जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारे पास कोर्स ग्रेन का ग्रुप है जिसमें 8 ग्रुप आते हैं उसमें कौन कौन से जो सॉइल होते हैं वो आते हैं? तो उसमें अगर हम सॉइल की बात करें तो उसमें ग्रेवल सैंड जो होते हैं वो आते हैं, जैसे कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो गया, पूरली ग्रेडेड ग्रेवल हो गया, मीडियम ग्रेवल ग्रेडेड ग्रेवल हो गया। तो इस तरह के जो होते हैं सैंड वगैरह ये आते हैं हमारे पास कोर्स ग्रेन में। उसके बाद अगर हम फाइन ग्रेन की बात करें, जो फाइन वाला ग्रुप है जिसमें 9 ग्रुप हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आते हैं जैसे कि लो कंप्रेसिबिलिटी की जो सिल्ट वगैरह होती है, लो मीडियम कंप्रेसिबिलिटी वाली हमारे पास जो क्ले सिल्ट वगैरह होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी वाली। तो ये सारे जो आते हैं वो फाइन ग्रेन सॉइल के ग्रुप में आते हैं। तो पीट में एक ही आता है तो मोस्ट वो पीट ही आएगा। तो इसको आप याद रखिए, हाई ऑर्गेनिक पीट सॉइल जो होता है वो एक ही ग्रुप में आता है। तो इस तरह से हमारे टोटल 18 ग्रुप जो हैं वो हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम हाई लेवल, हाई लेवल वाटर रिसोर्स द वाटर सप्लाई सिस्टम नीड इज टर्म एज, सॉरी यूज्ड इज टर्म एज, फ्रॉम हाई लेवल वाटर रिसोर्सेज, हाई लेवल का जो वाटर का रिसोर्सेज है, मान के चलो कि आपका जो पानी है, जहाँ मान के चलो कि पानी स्टोर किया हुआ है वो बहुत ही हाइट पर है, तो वाटर सप्लाई सिस्टम जो यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा सिस्टम हम उसको बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, तो उसको ग्रेविटी वाटर बोलेंगे, हाइट पर है तो ग्रेविटी के थ्रू ही पानी नीचे आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन ही अपना आंसर खुद बता देता है, तो आपको सिर्फ वो ढूंढने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ब्रॉड पाइल, ब्रॉड पाइल जो होती है इन सैंड इन कंपैरिजन टू ड्राइवन पाइल विल बी, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है बोर्ड पाइल की, जब हम उसको कंपेयर करते हैं ड्राइवन पाइल से, तो क्या होगी, कितनी होती है लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है 2/3 से लेकर 1/2 इतनी ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप्स, पर्टिकुलर कोई खास क्रॉप है हमारे पास, ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड द यूनिट वाटर फ्लोइंग पर डे एंड नाइट टू इरीगेट द क्रॉप एरिया इज नाउन एज, उसको ड्यूटी हम बोलते हैं। डे नाइट आप उसको पानी देंगे तो भाई वो ड्यूटी ही आएगा। अगला देखिए, वेब क्रिपलिंग जनरली ओकर एट ए पॉइंट वेयर, वेब क्रिपलिंग आपको पॉइंट लोड पर देखने को मिलती है। ऑप्शन 1 हमारा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड जो होता है वहां पर आपको देखने को मिलती है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवेज सिस्टम, कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है किसके थ्रू, कंबाइंड सिस्टम जो होता है सीवेज सिस्टम का, तो वो होता है सीवेज एंड रेन वाटर का जो सिस्टम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ट्रू करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेथड इज आल्सो रेफर टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होता है उसको आल्सो रेफर टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो होता है उसकी तरह होता है। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ ए रिजिड फुटिंग टू द मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ एन इक्वल फ्लेक्सिबल फुटिंग विल बी, तो 0.8 होती है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट, फ्लेक्सुरल M25 है, सॉरी यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है M25 कंक्रीट की वो कितनी होती है, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है FCR, उसको हम, तो जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, या फिर बेंडिंग टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है, या फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर स्ट्रेंथ जो होती है, इसको FCR जो होता है इससे हम डिनोट कर सकते हैं, तो वो होती है 0.7 अंडर रूट एफ सी के अंडर रूट FCK होती है। तो ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या फिर बेंडिंग टेंजाइल स्ट्रेंथ या फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर होती है। तो वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.7 इंटू अंडर रूट 25, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 5 हमारे पास आएगा, तो 35 ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए, इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज नाउन एज, ट्रैफिक की वॉल्यूम जो है, ये मान के चलो कि पहले 100 गाड़ियां चलती थी, अब 200 गाड़ियां चल रही है, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, व्हीकल इंक्रीज हो रहे हैं, इज नाउन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरेटर ट्रैफिक ग्रोथ, जनरेटर ट्रैफिक ग्रोथ जो होती है उसको हम वो ये बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ ए कांस्टेंट सेक्शन बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म, इफ ए कांस्टेंट सेक्शन बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म बेंडिंग मूवमेंट थ्रू आउट इट्स बेंड एज, तो वो क्या होता है, एक सर्कल आर्क होती है, सर्कुलर आर्क होती है। ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ टेंजाइल स्ट्रेस डेवलप इन द वॉल ऑफ ए बॉयलर इन द सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन टू द टेंजाइल स्ट्रेस इन ए बायएक्सियल डायरेक्शन इज, तो वो कितना होता है, 2 होता है। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि
द एयर पोल्यूशन विच इज डिस्क्राइब एज डिजीज ऑफ वेल्थ। बोल रहा है कि एयर पोल्यूशन जो होता है भाई, एक हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई वो डिजीज है वेल्थ का, इज टर्म एज। तो वो इसको टर्म टर्म एज हम उसको बोलते हैं पोल्यूशन, पोल्यूशन ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की तरह की तरफ से आता है, उसको हम ये बोलते हैं, उसकी वजह से डिजीज ऑफ वेल्थ होता है। अगला देखिए, एनक्रेज वैल्यू ऑफ ए हुक एज्यूम 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार इफ द एंगल ऑफ द वेंड इज। 4 टाइम्स के लिए कितनी होती है? 4 टाइम्स देखिए, एक हमारे पास 4 टाइम्स होता है, एक 8 डाया होता है, एक 12 डाया होता है, एक सबसे बड़ा 16 डाया होता है। तो यही होते हैं, इनको अकॉर्डिंग टू डिग्री क्लासिफाइड किया गया है। 4 डाया के लिए 45 डिग्री बनती है बेंड, 90 इसके लिए बनती है 8 के लिए, 12 के लिए 135 बनती है, 180 जो बनती है वो 16 के लिए बनती है। तो ये हमसे पूछा गया 4 टाइम्स वाला, तो हमारे पास 45 थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय पायरोलिसिस रेफर टू। सॉलिड वेस्ट जो होता है, ट्रीटमेंट जो होती है बाय पायरोलिसिस रेफर टू, किसको रेफर करती है? हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बैक्टीरिया विच सर्वाइव ऑन ऑक्सीजन। एक बैक्टीरिया है जो कि सर्वाइव कर सकता है ऑन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर आर नाउन एज, उसको हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। वैसे हमारे पास 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा भी गया है कई बार, एरोबिक, एनएरोबिक एंड फैकुलेटिव बैक्टीरिया। तो ये 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कि भाई एक ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बिना ही ऑक्सीजन के बिना जी सकता है, वो ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो एरोबिक होता है। अब इसके एग्जाम्पल भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई अब वो ऑक्सीजन से जीता है, ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकता है, तो वो कौन सा होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो वो होता है नोकार्डिया, नोकार्डिया बैक्टीरिया होता है, या फिर बैसिलस बैक्टीरिया होता है, बैसिलस या फिर नो कार्डिया बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया। तो ये दोनों बैक्टीरिया को आप याद रखिए, हो सकता है कि एग्जाम में इसको लेकर एग्जाम में अगले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। अब एक होता है जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जी सकता है, तो वो होता है एनएरोबिक। ये ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के साथ जीता है, ये बिना ऑक्सीजन के भी जी सकता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है ई कोली। ई कोली बैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीजन के बिना भी जी सकता है। अब एक होता है हमारे पास फैक्यूलेटिव बैक्टीरिया। फैक्यूलेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसको ऑक्सीजन मिले या फिर ना मिले, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों के बिना ये जी सकता है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या होगा। कहीं पर भी सर्च मारिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि भाई फैक्यूलेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन के बिना भी जी सकता है, बिना ऑक्सीजन के भी जी सकता है। तो इसका आपको एग्जाम्पल होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। अगला देखिए, वेस्ट आइटम दैट इज यूजली नॉट रिसाइकल। वेस्ट आइटम जो होती है जिसको हम दोबारा से सुधार नहीं सकते हैं, वो वेजिटेबल वेस्ट होता है। वेजिटेबल वेस्ट जो होता है जिसको हम दोबारा से सुधार नहीं सकते हैं, बाकी ये सारे जो है इनको हम सुधार सकते हैं, उसी फॉर्म में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेस्ट, सॉरी ये क्वेश्चन वही आ गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू किल द पैथोजेनिक। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसको मारने के लिए किसका हम यूज करते हैं यहाँ इन चारों में से? तो वो क्लोरीनेशन जो होती है उससे आप पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मार सकते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पानी में नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द सॉइल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एक्शन ऑन रॉक एंड रिमेन एट द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन इज टर्म एज, उसको हम रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि सॉइल जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक रेजिडुअल सॉइल होते हैं, दूसरा ट्रांसपोर्टेड सॉइल होते हैं। रेजिडुअल सॉइल की अगर हम बात करें उसका एग्जाम्पल होता है बेंटोनाइट।
बेंटोनाइट जो होता है ये एक रेजिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक मैंने कभी भी आपको बेंटोनाइट के बारे में नहीं बताया कि भाई ये कौन सी सॉइल होती है, तो ये एक रेजिडुअल सॉइल होती है। बाकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं भाई कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होता है वो कौन सा होता है। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। अगला क्वेश्चन बोल रहा था फॉलोइंग एजम्पशन इज नॉट मेड फॉर फ्रिक्शन सर्कल मेथड ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए, तो वो होता है द रिजल्टेंट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ फ्रिक्शन सर्कल। ये नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मीनिंग ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट इज, मीनिंग ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट के इज, क्या मीनिंग होता है उसका, तो उसका ये मीनिंग होता है कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेसेस, इफेक्टिव स्ट्रेसेस यही इसका मीनिंग होता है। एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट जो होता है वो इट इज़ द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रिंसिपल इफेक्टिव स्ट्रेस का रेशियो होता है, इसलिए यही इसका मीनिंग होता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रिंसिपल इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है उसको हम एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो यही इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाता है उसमें, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द गैसेस प्रोड्यूस बाय लैंडफिल प्राइमरली कंप्राइज ऑफ, तो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इससे बनती है। अगला देखिए, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन इन फाउंडेशन लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल रोड इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस कोर्स फेलियर हम उसको बोलते हैं। बेस कोर्स फेलियर जो होता है, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन जो होती है फाउंडेशन लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल रोड की, उसको हम बेस कोर्स फेलियर बोलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द डायग्राम विच कंटेन ऑल थ्री इंग्रेडिएंट ऑफ वेट सॉइल, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्री फेस सिस्टम हम उसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।